बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी आइन हमारे आइन साज़ों ने बहुत सारे तल्ख तजुर्बात और मुश्किलात झेलने के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर बनाया था। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस आइन पर अमल करके पाकिस्तान एक फ़लाही रियासत बनेगा, लेकिन ये आइन मुअत्तल होता रहा। लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक ये उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की सालमियत और तमाम पाकिस्तानियों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। सियासतदानों की तरफ से तो आइन के हवाले से बात अक्सर ऐवानों में होती है, लेकिन आज आर्मी चीफ़ ने भी इस हवाले से बात की। आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 19 में ये वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद का तयन किया गया है। जो लोग वाज़े क़यूद की बरबला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ ने मजीद ये भी कहा कि हमेशा याद रखें कि हक ताकत है और बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया, जिसमें रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने आइन तोड़े जाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ और वक्त पर इलेक्शन करवाना है। असेंबली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होने थे और 90 दिन में इंतखाबात ना करवा कर आइन को तोड़ा गया। नाज़रीन, आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को क्या इक़दाम करने चाहिए, इसी तमाम तर पैराए में जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये होगा कि आइन की पासदारी क्या वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी आइनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से ये भी तवक्को करते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करेंगे, आइन की हुदूद का ख्याल रखेंगे। इससे पहले सियासतदान भी आइन के बारे में बात करते नजर आते हैं कि आइन की जो पासदारी है, अमलदारी, उसको यकीनी बनाना चाहिए। बात तो सभी करते हैं। आपको लगता है कि क्या अब सब जब बात कर रहे हैं, शिबली फराज का भी मैंने जिक्र कर दिया, तो क्या वक्त आ गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आए, आइन के लिए एक पेज पर आए? ब्रिगेडियर साहब, देखिए, दुआ चीफ आर्मी स्टाफ ने आज कैडेट्स को एयरफोर्स के एड्रेस करते हुए बड़ी क्लियर बात की है कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि आइन की पासदारी की जाए और इस पर तमाम कुव्वतें अमल करें। और ख़ास तौर पर आर्टिकल 19 में अपने कैडेट्स को भी कहा, यंग कैडेट्स को, कि इज़हार राय की जो बात है, आज़ादी इज़हार राय, वो बिल्कुल आप करें, लेकिन हदूद के अंदर रहेगा। जहाँ पर मुल्क की सलामती की बात हो, मुल्क की बका की बात हो, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो, अवाम की जान माल की हो, इसके बारे में आप पूरी कौम को जगजा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, इसमें कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, देखें, ये डिफेंस चीफ ऑफ ने बड़ा क्लियर कह दिया कि नाउ दे आर फॉलोइंग वेरी क्लियरली आर्ट पाकिस्तान का आइन। ज़्यादा जिम्मेदारी किस पर है? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी पर है, हमारे पार्लिमान के ऊपर है कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं। हमारी जुडिशरी, हायर जुडिशरी के ऊपर है कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इंश्योर करते हैं अगर कोई उनके पास रेमेडी के लिए जाता है। ये चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए आपको कितना पीटीए मजबूर कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट बात करी, नोबडी टॉकिंग, because they say now it is political parties and the opposition. You have to talk to each other. सारी political party बैठें, आइन के मुताबिक फैसले करें और उस पर सख्ती से अमल करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम इसको बड़ा बात बहुत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वक्त जब वक्त आता है तो उसको हम इसको अमल नहीं करते हैं। आपके सामने भी मिसाल से क्या हुआ। बात यह है कि इसके ऊपर आज से मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, ठीक, तमाम एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए जी। वहां पर बैठ एक दफा फैसला कर लें कि आज के बाद हमने आइन की पासदारी करनी है, किसी को आइन तोड़ने नहीं देना, और अगर तोड़ता है स्पिरिट जुडिशरी मौजूद है उसको रेमेडी के लिए। अगर इन पैराए के अंदर बैठ के पॉलिटिकल पार्टी बात करें तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि मुल्क के आइन से खिलवाड़ करें। जी आमिर साहब। हो एक तरफ तो आर्मी चीफ ने आज हमें आर्टिकल 19 बताया, दूसरी तरफ ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं। मैं क्या बात करूं। मतलब इल्ज़ाम ही सारा फौज पे आता है कि जी आप आइन को रौनते हैं और तोड़ के कब्जा कर लेते हैं। इशू तो ये वहां से शुरू होता है और हमारे सारे सियासतदान अपनी अपनी बारी पे यही बात करते हैं कि भाई अब मेरी वजह से मेरे खिलाफ आइन तोड़ा जा रहा है, तो कहानी ये चलती है। लेकिन चूंकि इस तरह की गुफ्तगू आर्मी चीफ की तरफ से होती नहीं,
बंद कमरे में नहीं कही, उन्होंने कैडेट्स के साथ गुफ्तगू में कही और आज़ादी इजहार राय की, हदूदों का यूद पे बात की। बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ आप देखें, आज लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे यहाँ सब चीज़ों में ये समझ लिया गया है कि आइन में वो जो बात लिख दी गई है आज़ादी इजहार राय की, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ करूँ, लेकिन उसमें कयूद भी हैं, हदूद भी हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि हम अपने अपने उसमें देखें कि अगर मेरी आज़ादी है तो क्या मैं किसी दूसरे की आज़ादी को सल्ब तो नहीं कर रहा इस नाम पे। मैं अगर अपने लिए हकूक चाहता हूं तो किसी का हक तो नहीं मार रहा। अगर हम ये मिनहसुल कौम चलें, वो आज मैं एक पढ़ रहा था, वो मौलवी साहब ने मस्जिद में कहा कि मुझे ना ये 10,000 रुपये मिले हैं, किसके हैं? तो 10 लोगों ने उठा दिया हाथ। उसने कहा ये मसला है हमारा, वो मईशत का मसला पूछ रहे थे कि कैसे ठीक होगी। हम खुद अपने ऊपर सच और झूठ का नफाज किसी भी बगैर वजह के करते हैं कि जो हमारे हक में है वो ठीक है, बाकी खिलाफ है। अब ये जो मैंने आइन की, कानून की बात कही कि जी आर्मी ने रौंदा जाहिर है, यहाँ सिविलियंस भी रोते हैं जब उनका दिल करता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। वो इमरान खान साहब की जब हुकूमत जारी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और ये अमेरिकन उसके इमा पे हुई है, लिहाजा स्पीकर के जरिए उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और आइन चिकनी फिर सदर, वजीर आजम और स्पीकर के जिम्मे सुप्रीम कोर्ट से लगी। ठीक, फिर आ जाए जी कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना है, उसके ऊपर हुई। तो आज एक ऐसा मौका आया कि जब आर्मी चीफ ने पब्लिकली बात की है, प्राइम मिनिस्टर को एक ऑफर फिर कर देनी चाहिए कि जी पार्लियामेंट में बैठ जाए। पीटीआई ने आज, हम अगली दफा अगले हिस्से में बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, तो ये कोई तो तय करेगा ना। तो मेरे साहब में कोई पार्लियामेंट है, वहां पार्लियामेंट के अंदर अगर सिक्योरिटी कमेटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे आर्मी चीफ आते हैं, इंटेलिजेंस चीफ आते हैं, अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान के 75 साल मनाती है, 70 साल मनाती है, आइन के मनाती है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस और चीफ और जजेस को बुलाया जाता है, जिसमें उस वक्त गए सिर्फ काजी फायज इज्जत थे। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ आइन बनता भी है, तब्दील भी हो सकता है, वहाँ सबको बुला लें और बैठ के बात कर लें ताकि सबको पता चल जाए मेरे पैरामीटर्स। आज नए दौर में हम सोशल मीडिया के नाम पे ना बहुत कुछ आगे चले गए हैं और दुनिया ने बहुत पाबंदियां लगाई हैं, तो बिल्कुल फिर काम ठीक हो सकता है। जी अयाज साहब, मुझे नहीं समझ आई किस आइन की बात कर रहे थे आर्मी चीफ साहब। मुझे तो नहीं लगता इस मुल्क में कोई आइन वजूद है उसका, कोई आइन का, क्योंकि मुझे याद पड़ता है वो रियाज साहब ने ये कहा था कि रद्दी का टुकड़ा है, जब दिल चाहे इसको फेंक दो, और फेंक भी दिया। फिर आप मुशर्रफ साहब तक आ जाएं, ये सारा सिलसिला चलता रहा। उससे पहले अयूब खान साहब थे, याहिया खान थे, मतलब ये आइन पे ही अमल कर रहे थे वो लोग भी, मुझे लगता है। और फिर हमारी वो जैसे आमिर आपको इमरान खान साहब का हवाला दे रहे थे, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी यही है कि आइन पे इसी तरह से अमल होता है इसमें। लेकिन बात जब आज़ादी इजहार राय की आती है तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मीडिया होता है, मीडिया पर्सन्स होते हैं। हम बहुत बुरे लगते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बहुत बुरे लगते हैं। आप किसी पॉलिटिशियन से जब ऑपोजिशन में मिलते हैं ना, तो वो आपकी हर बात पे कह रहा होता है जी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, और यही हम भी करेंगे, हम भी यही चाहते हैं, इसी तरह होना चाहिए। जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो हम उनको बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो बर्बाद कर रहे हैं इस मुआशरे को। और फिर जो वो पहले इक़्तिदार में थे वो ऑपोजिशन में आते हैं, हम उनको अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक तयशुदा ठीक है, ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि हदूद क़यूद के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में हदूद क़यूद के अंदर रहने वालों के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ है, जो अंदर उसके रहे हैं अंदर उनको भी नहीं छोड़ा गया। और आइन की तो हर शख्स अपनी मर्जी से तशरीह करता है। मैं तो हैरान होता हूँ अपने आइन पे कि एक आर्टिकल की तशरीह इक़्तिदार वाले कुछ कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन वाले कुछ कर रहे होते हैं। मुझे तो सब ठीक लगते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसकी तशरीह उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। 2 जजों को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बड़ा गर्क हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और वो 3 जज कह रहे होते हैं कि नहीं बिल्कुल इसी तरह था और यही होना चाहिए था। तो मुझे नहीं समझ आती इस मुल्क में कोई आइन है। आइन पे अमल दरामद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस मुल्क में आइन हो, कोई आइन होगा तो उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। आइन जब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं उस पर कैसे अमल दरामद करूँ? मेरे पास ये इख्तियार नहीं है किसी को गाली दूँ,
लेकिन मेरा ये तो हक है कि मैं किसी पे तनकीद करूं अगर कोई गलत चीज हो रही है। अभी रिसेंटली जो इस मुल्क में हुआ, अभी चले एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उनके घरों में जाके जो हुआ, वो क्या आइन की हदूद के अंदर हुआ? वो क्या आइन की पासदारी हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो इस तरह नहीं होता कि वो कहना बड़ा आसान है कि जी वो आइन पे अमल दरामद और हम उस पे अमल कर रहे हैं। सॉरी आर्मी चीफ साहब, आपके पहले वाले लोगों ने नहीं किया। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब बाजवा साहब ने कहा था कि हमने सियासत से किनारकशी इख्तियार कर लिए, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। सियासतदान जाने और उनका काम जाने। मतलब ये एतराफ क्या मतलब था कि उससे पहले हो रही थी ना मुसलसल। मैं नहीं कहता कि अब मतलब मैं कार वापस भी जाना है। जी जी। रोला ये है कि आइन पे अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक होता है और फिर अपनी अपनी तशरीह उसकी नहीं होती। मुझे नहीं नजर आता अब दूसरे मुल्कों में कोई इस तरह का मामला हो। हम बिल्कुल आइन हमारे लिए वजूद ही नहीं रखता और जब वजूद नहीं रखता तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि हमारे मुल्क में आइन के साथ जो कुछ हुआ, ऑडियो लेवल बढ़ा दीजिए फैसल साहब। हुआ मतलब हमारा जो माजी है ना, वो उसका चेहरा इंतहाई भयानक है। और एक हमारा माजी जो है वो एक ताफुल ज़्यादा जो है ना माजी है, और हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला क्या है जो आज आर्मी चीफ साहब ने कहा है, माजी तो हमारा भयानक है, हाल भी हमारा अच्छा सही नहीं है, लेकिन चीज़ों को तो सही करना है ना। और वो कैसे सही होंगी? माजी को रोने से तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। कि ये भी पता है कि किसने क्या किरदार अदा किया, इसमें कोई ढक्की छुपा तो नहीं है। लेकिन अब इसको जो सही करना है उसका रोड मैप कैसे तैयार होगा, और वो रोड मैप जो है वो कौन तैयार करेगा, और इस पर कौन बैठेगा और कब बैठेगा और कैसे बैठेगा, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अब माजी को में तो जो कुछ होना था हो गया, हाल में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है। भाई अब मुस्तकबिल को तो हम अपना अच्छा कर लेना। रास्ता तो वही है जो आमिर साहब बता रहे हैं, लेकिन आमिर साहब जो बता रहे हैं वो जुज़वी बता रहे हैं कि लेकिन इसको आपने मसले को कुल्ली बुनियादों पे हल करना है तो फिर सबको बिठाना होगा। उसमें फौज भी बैठे, उसमें अदलिया भी बैठे, उसमें सियासतदान भी बैठे, और सियासतदान बैठे हैं तो फिर तमाम सियासतदान बैठे। ये मुमकिन नहीं है कि फलाने आदमी को आप बोले यार ये साहब तो नहीं बैठ सकते, इनके माइनस बात कर लो। जब आप ये कहेंगे इनके माइनस बात कर लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का हमारा इबरतनाक और भयानक माजी है, इसी तरह का हम जो है अपना मुस्तकबिल भी जो है वो इसी तरह का इबरतनाक और भयानक जो है वो बनाने जा रहे हैं। भाई सब बैठ जाएं, किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया, भाई यही लोग हैं, इन्हीं से पाकिस्तान चलाना है। अब हमारे माशरे में अगर मुत्तकी लोग और परहेजगार लोग कम हैं तो अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। जो कम किरदार के लोग हैं हम बहुत ही एक मोहताज जुमले का इस्तेमाल करते हुए बोल देते हैं इनमें किरदार जिनका कमजोर है। भाई अब इन्हीं से पाकिस्तान चलाना है, सही इन्हीं लोगों को लेके बैठना होगा, इन्हीं के किरदार को मजबूत करना होगा कि वो कैसे किया जा सकता है। अब एक रास्ता, वाहिद रास्ता यही है, वाहिद रास्ता कि भाई तमाम लोग बैठ जाएं। इन लोगों की अन्ना की कीमत जो है ना वो पूरा पाकिस्तान जो है ना वो अदा कर रहा है, ये कौम जो है वो अदा कर रही है। और आखिर कब तक अदा करती रहेगी और क्यों अदा करती रहेगी? मिसाल के तौर पे मैं अदा क्यों करूं जब इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में या जितने लोग बैठे हुए उनका कोई रोल नहीं है, एक आम आदमी का रोल नहीं है, तो वो ये कीमत अदा क्यों करें? ठीक, जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया वो तो उनको तो कीमत अदा नहीं करनी पड़ रही, आम आदमी को जो है वो अदा करनी पड़ रही है। तो भाई क्यों अदा करें? सही। अब हल यही है भाई, बैठ जाएं, तमाम लोग बैठ जाएं और तमाम लोग बैठ जाएं और मसले को जो है उसको हल कर लें। नहीं तो बस सही है, 74 साल से पाकिस्तान चल रहा है, इसी तरह और भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलियास साहब, अब आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि दूसरों से यही तवक्को रखनी चाहिए कि वो आईनी हुदूद समझते हैं, उसकी पासदारी भी करेंगे। तो जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं इसका हल सिर्फ यही है, फिर सब मिलकर बैठें और मामलात आगे बढ़ाएं। लेकिन ये आइन तो मुल्क में मौजूद है, जो कहा जाता है कि मुल्क में मौजूद है आइन, आइन पर अमल दरामद, आपका जवाब अमल दरामद करना तो मेरे लिए नहीं है ना, इनके लिए है। नहीं देखें जी, ये समझने की बात है। बस यही हमारी हदूदों का यूं है। देखें जी, सारे लोग देखें, सियासतदान आइन कहाँ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं,
अब अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी? इन लोगों की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, अदारों की जिम्मेदारी। जो अदारे बने हुए हैं, अदारों को कौन चलाते हैं? यही पार्लियामेंट से चलते हैं ना, इनके वुज़रा आते हैं, जो गवर्नमेंट आती है वही चलाते हैं। अब देखें, कानून तो मौजूद है, अमल दरामद करना इन लोगों का काम है। वैसे अगर साइड पर रख देना है तो आइन की किताब वो सब ने रखी होती है, दराज में हर ब्यूरोक्रेट ने रखी होती है कि, और वो बताता है कि जी मैं इसके अंडर द, मैंने भी ताज़ा मंगवाई है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हम काम कर रहे हैं। सब यही बताएंगे जी, जिधर भी चले जाएंगे, अदलिया में भी चले जाएंगे, सब जगह ये बताएंगे। आमिर भाई आप मत पढ़ना, हम उन्हीं के कर रहे हैं सब हदूद और क़यूद। भाई मैंने तो हार्ड कापियां मंगवाई हैं, सॉफ्ट तो हर वक्त फोन में मौजूद है। इसी हदूद में रह के काम करते हैं। आगे आइन पढ़ना है ना, कहा नहीं गया अपनी हदूदों का युद्ध समझो। और देख लें, हर यानी कि माशरत उलूम की किताब में भी 1973 का मैं तो प्रोग्राम तो बाद ब्रिगेडियर साहब तो समझ लवांगा अपनी हदूद। ये सारे आइन वगैरह उनको नहीं, ए दूजे ला लेने जी, ये सबको आइन बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबको बताया जाता है। तो अब आइन तो है, अमल दरामद करवाना पाकिस्तानियों की जो सियासतदान है इनकी जिम्मेदारी है। अब ये पार्लियामेंट में नए आइन की जो तरमीम करते हैं, नए आइन बनाते हैं, तो उसके किधर जाने? सिर्फ ये कंप्यूटर में रखने या अलमारियों में रखने के लिए नहीं है, इस पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। अमल दरामद कौन कराएगा? ये लोग करेंगे, इनके पास गवर्नेंस नहीं है। इनके अपने मफादात जब होंगे तो मफादात में फिर ये नहीं आगे आ सकेंगे। सॉरी, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसका यही काम है, जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी कि उस पर अमल दरामद करें। राय हक की आज़ादी की सबको है जी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे, कौन किस तरह करेगा, किसी को पता ही नहीं है जब तक इस पर अमल दरामद। यही है कि हर डिपार्टमेंट अपना जो हदूद है उसके अंदर रह के काम करेगा तो तब अमल दरामद होगा। ये सबको सब ये पता है, जो भी आने वाली गवर्नमेंट भी है, पिछली गवर्नमेंट है, सारे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। इसी तरह जैसे पार्टी के मंशूर भी बनते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि अमल दरामद करना जरूरी है, बिल्कुल। इसी तरह इसको इसकी दो आखिर से आप में एक दरखास्त करनी मैं आपसे जी जी इसी तरह है इसको, अगर वो लोग समझते हैं कि ये जी आइन हमारे लिए बड़ा अहम है तो आइन के मुताबिक चल रहा है, तो इसी के मुताबिक अगर नहीं चलता तो फिर इसकी वायलेशन होती है। सही है, तो वायलेशन अगर नहीं करते तो ये आपने सही बताया भाई, आइन है, आप अमल दरामद कर लो, जो नहीं करता वो लोगों की जिम्मेदारी है, उनको फिर नहीं करते तो फिर हमारी तो नहीं जिम्मेदारी, पता नहीं जी सब कुछ। मेरा बस एक फिक्रा मैंने भी कहना है, मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस तरह का सवाल ना रखा करें, क्योंकि मुझे अबीर अबूजरी मरूम याद आ जाते हैं इस तरह के सवाल का जवाब देते हुए। पिछू करदा फिर टकोर ते फायदा की। आमिर साहब मैं कहना कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है ओही ला। सही सही है जी, ये आपने जवाब दे दिया, ठीक है। बरल जी, अब जाहिर है ये मुल्क चलाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का बैठना ज़रूरी है। आइन एक मददगार के तौर पर एक ऐसी किताब जिसमें आप अपने रियासत के मामलात चलाने के लिए तमाम अमूर का आपका दर्ज है कि आपकी हदूद क़यूद क्या हैं, और आज़ादी इज़हार राय की जो बात की जा रही है, ज़ाहिर है वो उस हवाले से भी बड़ी तफसील से ये चीज़ें उसमें दर्ज हैं। अब कौन इस पर अमल दरामद करता है, कौन नहीं करता, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने अमल दरामद करवाना है, ज़ाहिर है ये तमाम काम पार्लियामेंट के थ्रू ही होने हैं। और बाकी एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया कि वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं। अभी एक ब्रेक, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, सदर जरदारी का सिंध में अमन बहाली कमीशन महज रस्मी ऐलान या अमल भी होगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह सिंध खुसूसन कराची में अमन अमान का मसला अब संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत पर भी सवालात उठ रहे थे। शायद यही वजह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद एक्टिव हुए। कल उनकी ज़ेर सदारत कराची में अमन अमान से मुतल्लिक़ एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सदर साहब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत की कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स कच्चे के इलाके में डाकुओं और मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। सदर जरदारी की हिदायत के बाद वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले हुए। इजलास में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से फैसले हुए। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या इन फैसले वाकई अमल दरामद भी हो पाएगा या ये फैसले महज वक्ती हैं? ये हमारे एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि ये मुस्तकिल हैं? जो हम कहते हैं कि कानून तो बन जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। फैसल साहब, सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरिक हो गए हैं अमन बहाली का मिशन, आपके ख्याल में ये महज रस्मी ऐलानात हैं या अमल भी होगा?
देखिए, दो इशू हैं सिंध के अंदर जराइम के हवाले से, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू। जहाँ तक कच्चे के डाकुओं का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस हद तक अपनी आंखें बंद कर सकती थी, पर्दापोशी कर सकती थी, उसने जो है वो कर ली। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रहा है कि जो है वो सर से ऊंचा हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो इंकलाब आया है ना, उससे अंदरूनी सिंध, ये इंकलाब की कोई सरहदें नहीं है, उसके असरात अंदरूनी सिंध में भी हैं। वहाँ भी जो है इस हवाले से जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ जो है इस कच्चे के जो डाकू हैं उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। तो पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं बचा था इस वक्त कि वो जो है वो कच्चे के इलाके में जो है वो ऑपरेशन ना करे। अच्छा, एक पीपल्स पार्टी ने इस दफा जो काम किया है, वो जो सिंध के में वजीर दाखिला को लगाया है ना, वो उन्होंने एक संजीदा आदमी को जो है वो लगा दिया, जो इस कच्चे के इलाके की जो साइंस है और वहाँ जो डाकुओं की जो मूवमेंट है वो उसको जो है वो पूरी तरह जो है वो समझते हैं। 2 दिन कबल उन्होंने इस हवाले से जो है एक ब्रीफिंग भी जो है वो रखी है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो कच्चे के डाकुओं की जो रोड पर मूवमेंट शुरू हो गई थी वो बहरहाल जो है 10-15 दिन से जो है वो खत्म हो गई है, और ये दोबारा अपने कच्चे के इलाके में जो है वो चले गए। लेकिन ऐसा महसूस होता है, जो वजीर दाखिला की जो संजीदगी से लगता है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ऑपरेशन जो है वो करने जा रही है। असल में एक बहुत बड़ी माफिया है जो कच्चे के डाकू है, हमें तो लगता है ना 200-300 डाकू हैं, लेकिन वहाँ अरबों रुपए की जो है ना वो ब्लैक मनी जो है ना वो जनरेट होती है। उसके जो बेनिफिशरी हैं वो बहुत सारे जो है वो लोग होते हैं, बहुत सारे ताकतवर जो है वो लोग होते हैं। तो उससे जो डाकू उस ऑपरेशन की राह में डाकू रुकावट नहीं होते, बल्कि वो जो लोग बेनिफिशरी होते हैं वो भी रुकावट होते हैं। लेकिन अब जो लगता है वजीर दाखिला का ने जो ऑपरेशन प्लान बनाया है, अब लगता है कि इसमें नतीजा खेज कार्रवाई हो जाएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, नतीजा खेज कार्रवाई होगी? देखें, बात ये कि अगर गवर्नमेंट विल है तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के आगे। तो ओनली थिंग इज कि आप प्लान करें और मुनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये बहुत ही डेंजरस हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप ये नारकोटिक्स पे कंट्रोल कर लेते हैं 50% क्राइम आप वैसे कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए कि जब ये नशे में होते हैं उस वक्त ये चोरियाँ भी करते हैं, डिपार्टिज भी करते हैं, और फिर अननेसेसरी टिगर एप्ली होते हैं, फायर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जब होश आती है तो पानी सर से गुजर गया होता है। सेकंड, स्कूल कॉलेज में इतनी शिद्दत से ये फैल रहा है जो कि हमारी नई नस्ल जो बच्चों की उस पर असरअंदाज हो रहा है। हमने ऑनेस्टली हमने तमाम फैक्ट्री बिल्कुल सील बंद करके तबाह कर दी थी। मुझे लगता है ये है तो दोबारा निकल रहे हैं, या अभी इनके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रैकडाउन बड़ा सख्त हुकूमत किया हुआ है। कच्चे का ऑपरेशन भाई इट्स वेरी सिंपल। वहाँ के सरदारों को अफवान करें, बुला लें, उनको बुला के सख्ती से तंबीह करें कि जी आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रैंसम एब्डक्शन हो ही नहीं सकती उनकी मर्जी के खिलाफ। और जो अरबों की वहाँ फसलें लगी हैं, गंदम की कटाई हो रही है, अभी मौसम में पूरी जमीन खुश्क हो गई है, पानी खुश्क हो चुका है। नाउ इज द टाइम को ऑपरेशन इनको पकड़े। लेकिन प्रेसिडेंट साहब को आने का मतलब ये है कि इस हुकूमत की, सिंध हुकूमत की बड़ी एम्बेरसमेंट है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैज गॉट सो मेनी करना, वही टीम कैप्टन मिनिस्टर हैं और निगरान वज़ीर दाखिला और आईजी को बैठ के ये काम रिजॉल्व करना चाहिए। जी आया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? और जरदारी साहब अचानक मुतहरिक हो गए, मतलब वाकई अब ये हम बहाली मिशन कामयाब हो जाएगा? ब्रिगेडियर साहब, सदर साहब एडे भी मसरूफ नहीं होंगे, मैं तो दस दें, टाइम बड़ा होता है उनके पास। तो अगर कैप्टन जो है तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड होते मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये लगता है कि जरदारी साहब ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है, और जाहिर है अब उन्होंने भी तो जिंदा रहना ना इस अपने मामलात में, और लोगों को बताना कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं फारिग नहीं बैठा हुआ। जर्नलिज्म में होता है कि खबर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है उसका फॉलो अप। जी, मतलब आप ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने देखा, याद होगा आपको, जब ये परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जाने के बाद मोहसिन नकवी साहब आए तो एक वो बहुत शद्दोमत से हुआ था, और हमने उस वक्त भी कहा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सिर्फ इलेक्शन से बचने का था कि जी वो फोर्स वहाँ लग गई सारी। आप अगर अब भी सिंसेयर हैं, अल्लाह करे फैसल को जो लग रहा है कि बहुत सिंसेयरली जाके करने जा रहे हैं इस दफ़ा, बिल्कुल वो ठीक हो उनकी खुशकमानी। लेकिन ये सर मसला ये गले में अटक गया नहीं, मैं वो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसे ही हो कि आपको जो वहाँ नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है।
जिस तरह से इलाका गैर कभी कहा जाता था ना, हमारी जो एनसीज थी खैबर में, जी जी, तो वो हर जराइम पेशा बंदा यहाँ से उठता था और वहां जाके पनाह ले लेता था। ये कच्चे के डाकुओं का भी यही हाल होता है, कोई जिसने जाना है वो मुश्किल में फंसा हुआ वहां जाके पनाह ले लेगा। तो अब कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं के साथ मुसलसल राब्ते में, और कुछ इन दोनों का कोई बेनिफिट भी साझा है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, ये इतना आसान नहीं। आपने जितना उसको खुला छोड़ दिया था ना, उससे मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि अब इस पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन स्टिल आई होप सिर्फ ऑपरेशन एक दफा नहीं, फिर इसका फॉलो अप होता रहेगा, तो फिर आप और टाइम बहुत लगेगा, ये नहीं कि आपको 2 महीने में 6 महीने में काबू पा लेंगे। इन तरह की चीज जितना आपने टाइम इसको दिया था उसको काबू पाने पे भी बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल जी। अभी ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यही सवाल आमिर इलियास राना साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आपके ख्याल में सदर ज़रदारी का सिंध में अमन बहाली का मिशन ये महज अब मीटिंग होगी, मामलात तय पाएंगे, फैसले होंगे, अमल दरामद भी हो सकेगा? जी आमिर साहब। जी इलियास साहब। जी जरदारी साहब की जानिब से जो कहा गया है, बिल्कुल काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कंट्रोल से बाहर थी, किसी ने इस पर नोटिस नहीं लिया। तो जाहिर है फिर प्रेसिडेंट साहब ने तो उनकी वो थी, तो उन्होंने लिया है। उनकी जिम्मेदारी भी इतनी नहीं बनती थी जिस तरह साहब की बनती थी या चीफ मिनिस्टर की बनती थी, तो उन बाकियों की बनती थी। तो लेकिन उन्होंने नोटिस लिया, अब सारी ब्रीफिंग वगैरह ली है, अब जो सूरत हाल है इसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, घेरा तंग किस तरह करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो सबसे मेन इशू है, जिसमें कितनी कीमती जानें चली गई, उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्या लाहे अमल तय करते हैं, किस तरह करेंगे, इसका खात्मा कैसे करेंगे। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना बेहतरी था, क्योंकि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कराची में, सिंध में, कि उधर कोई भी है पूछने वाला नहीं, जहाँ मर्जी आते हैं स्ट्रीट क्राइम होता है, और वो उस वारदात का फिर कोई पता ही नहीं चलता। कीमती जानें भी चली गई हैं, लेकिन एहतजाज करने का भी कुछ नहीं है। तो लेकिन इसमें ये गवर्नमेंट को चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, लेकिन जिसने भी लिया नोटिस, लेकिन लोगों के लिए बेहतरी के लिए होना चाहिए, इस पर अमल दरामद होना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर ज़मानी वैसे ही नोटिस लिया तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर नोटिस लिया तो उसका नतीजा भी नजर आना चाहिए। जी आमिर साहब। मैं तो दुआ पहले भी कहता रहा, बात सुन लें। बहरहाल 6 महीने के आपके 6 महीने अयाज साहब ने पहले तो गवाही देती, 6 महीने के वजीर दाखिला आपके साथ और हमारे साथ बैठे हुए। सच बोलें जरा खुल के, ब्रिगेडियर साहब को टाइम दें कि 6 महीने वजीर दाखिला के तौर पे क्या सिर्फ बयानबाजी हुई, इनके सामने हकायक क्या आए, कच्चे के भी पक्के के भी, हम मुनशियात खत्म कर देंगे। यही तो पीपल्स पार्टी कर रही है 16वें साल में। तो कम अज कम आप जब दूसरी दफा वजीर बने और स्पेशली अब होम मिनिस्टर थे, तो 6 महीने का तजर्बा बयान कर दें, ताकि लोगों को पता तो चले फेस क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं मुनशियात को कंट्रोल कर लें, 50% क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। स्ट्रीट क्राइम आपके पास था कराची शहर का, पूरे अंदरूने सिंध के कच्चे के डाकू आपने पकड़ने थे, वजीर दाखिला आप थे। आप हमें बता दें आपको किसने रोका था कि जी आपने ये काम नहीं करना? ब्रिगेडियर साहब करेंगे। देखें जी को प्रोग्राम रख जी जी टाइम शॉर्ट है, आमिर साहब ने टाइम अपना दे दिया आपको। जी कच्चे में हमने 0 प्रोडक्शन कर दी थी, 0 रेमसन, नेशनल हाईवे में बिल्कुल ब्लॉक होने दी थी। यहाँ तक हमने, क्योंकि वहाँ के सरदारों को हमने कंट्रोल किया था कि अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पर हमने 125 डाकू मारे थे एनकाउंटर्स में, ये जो स्ट्रीट क्राइम में 150 जख्मी किए थे। जवाब मिल गया हमने देखिए उसमें प्रॉब्लम ये ना कि आपकी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है ना, कि आपके एसएचओ डीएसपी 1, 2, 3 महीने ज्यादा किसी तरह तक हमने नहीं लेने दिए थे। यहाँ पर जब आपके आके हर एक कहता है जी मेरा एमपी मेरा होगा, थिंग गो रॉन्ग, इट बिकम हेल्पलेस। मैंने एक एसएचओ डीएसपी एसपी की पोस्ट थी, एक भी, इट इज एन एग्जांपल। आई टोल्ड आईजी इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, प्लीज डू एंड वी विल होल्ड रिस्पांसिबल, कोई गलती करेगा तो आप डू, इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें, प्रोसिक्यूशन सजा दें 5 साल, 15 दिन, 3 हफ्ते, 1 महीना सजा होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन लीक है, प्रोसिक्यूटर कोई नहीं है। दीज आर द इश्यूज, अगर हम इसको कर लें, दे कैन बी डन, एवरीथिंग डूएबल। द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। हमने इसको करना है, वी विल डू इट।
हमने सेफ सिटी के लिए बड़ी मुश्किल से ठीक है। उम्मीद है आमिर साहब आपको जवाब का ज़ाहिर वक्त की कमी है, वरना मजीद इस पर तफसील से भी बात करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।